स्टूडेंट अब बात करें क्लास 10th द राइज ऑफ नेशन इन यूरोप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आपका था नेशन स्टेट, कि कोई भी स्टेट जो था, कोई भी जो राष्ट्र था वो आपका वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो आखिर ये विचार कैसे आया? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बुक में दिया है आपके कि हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। मतलब इसमें ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद और आपका राष्ट्र राज्य का विचार कैसे आया। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने हम्सबर्ग का आपने एक एग्जाम्पल देखा तो वहाँ पे इटालियन भी थे, फ्रेंच भी थे, जर्मन भी थे। तो वहाँ पे एक जनरल कोई एक स्टेट नहीं था, क्योंकि कई पर। और यहाँ पर नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही कल्चर हो, एक ही लैंग्वेज बोल दी जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो सोसाइटी थी उस समय, सोसाइटी दो प्रकार की थी। एक तो आपकी एरिस्टोक्रेसी थी और एक आपकी पीसेंट थी। अब एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे उनका रहन सहन किस प्रकार से था, वो एक तो क्या दिया गया, रिच थे, अमीर थे। डोमिनेंट क्लास, जाहिर सी बात है अगर पैसा है तो उनका जो क्लास होगा वो भी काफ़ी डोमिनेंट होगा। दे ऑन स्टेट इन द कॉन्ट्री साइड एंड ऑल्सो इन टाउन। उनके जो कहते ना, उनके पास जो खुद की जो संपत्ति थी, बड़े बड़े बंगले जो थे वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में तो थे ही थे, साथ ही साथ उनके पास शहरों में भी था। स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ द डिप्लोमेसी एंड इन द हाई सोसाइटी। इनका जो फ्रेंच बोलने का जो सबसे बड़ा पर्पस था वो अपने को ये दिखाते थे कि हम हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। फिर देखिए, यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब इनकी जो लाइफ थी, मतलब अगर इनका जो जीने का जो तरीका था वो एकदम कह रहे हैं ना कॉमन, एकदम कॉमन था। जैसे अभी आप दूर में जाइए, जैसे हमारे देश में कई ऐसे अमीर लोग हैं तो लाइफ स्टाइल उनका आम है। ठीक है, फिर फैमिलीज वेयर द ऑफन कनेक्टेड बाई टाई ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर क्या था, एरिस्टोक्रेसी में जो आपका मैरिज था, एरिस्टोक्रेसी वाला क्या करता था, अपने ही एरिस्टोक्रेसी पर्सन से ही शादी करता था। कि ये नहीं कि किसी भी आपका गरीब बंदे से कर दिया, वो नहीं, वो अपने स्टेटस के अनुसार ही एक दूसरे की शादी करते थे। फिर स्मॉल ग्रुप, भाई पैसे वाले हैं, पैसे वाले अमीरों की संख्या कम होती है, तो जो ग्रुप था वो आपका कम था। अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है पीसेंट की। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, किसान थे, उनकी पॉपुलेशन थी बहुत संख्या में थी। साथ ही साथ कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। अब ये जो खेती करते थे वो खेती कैसे करते थे, एरिस्टोक्रेसी की ज़मीन पर करते थे खेती, और उनको किराया देते थे, उनको ये उसके बदले पैसा देते थे, या फिर एरिस्टोक्रेसी उनसे पैसा लेते। तो यहाँ पर दो सोसाइटी थी, एक थी आपकी एरिस्टोक्रेसी और दूसरी थी पीसेंट। अब देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। अब चेंजेस धीरे धीरे यहाँ पे होने स्टार्ट। हमने दो सोसाइटी के बारे में जाना, एरिस्टोक्रेसी और आपका पीसेंट। ठीक है, और जब हमने उनको पढ़ा तो अभी तक जो हमारा ये जो क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड द नेशनल एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज, मतलब कि जो राष्ट्र था, राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, ये अभी तक हमें इसका आंसर नहीं मिला। अब देखिए, इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप of the growth of industrial production and trade mean the growth of the town and the emergence of the commercial classes. वेस्टर्न एंड जो आपका सेंट्रल पार्ट का यूरोप था, वहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने की वजह से ट्रेड बढ़ा, तो ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ, ग्रोथ बढ़ी किस चीज़ की, नगरों की। और नगर जब बढ़ा तो उससे क्या आया, आपका कॉमर्शियल क्लास आया। कॉमर्शियल क्लास जो बिजनेस करते हैं वो बढ़ा। साथ ही साथ and it wake new social group came into the being, a working class population and middle class made up the industrialist। अब देखिए, जब ये सब चीज़ें हुई तो ये सब होने से क्या हुआ, एक तो वर्किंग क्लास आपका बड़ा पॉपुलेशन एंड एक बड़ा आपका मिडिल क्लास मेड ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स में जैसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर जो नया क्लास कौन सा आया, अभी तक हमने एरिस्टोक्रेसी पढ़ा था और क्या पढ़ा था, पीसेंट, लेकिन यहाँ पर एक क्लास क्या आ गया, वो आ गया आपका मिडिल क्लास आ गया। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न दीज ग्रुप वेयर द स्मॉल इन नंबर। उस समय यहाँ पर जो इनकी जो संख्या थी
ईस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न में वो कम थी। कम होने की वजह से इन 19th सेंचुरी जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी तक इनकी संख्या कम थी। इट वाज एजुकेटेड, अब ये आपके पढ़े लिखे भी थे। लिबरल मिडिल क्लासेस, अब देखिए लिबरल मिडिल क्लासेस और मिडिल क्लास बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। डेट आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवलाइज द एरिस्टोक्रेसी ऑफ प्रिविलेज द गेन पॉपुलरिटी। इस क्लास ने, अब इस क्लास ने ये सोचा, मतलब ये जो क्लास है ये दोनों क्लास एक ही है, इस क्लास ने ये सोचा कि जो राष्ट्र में हमारे देश में एक तो एकता है, साथ ही साथ एवोल्यूशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज ऑफ द गेन पॉपुलरिटी, जो बचपन से जिनको जैसे जो एरिस्टोक्रेटिक थे, जो पॉपुलर थे, उसको हटाए, उसको ख़त्म की जाए, क्योंकि उनको विशेष अधिकार थे, जो एरिस्टोक्रेसी थे उनको विशेष अधिकार थे कि इसको भी हम इसको ख़त्म किया जाए। अब देखिए इसका बाद अगला टॉपिक आता है, जैसे हमने पढ़ा ना लिबरल मिडिल क्लास। अब ये लिबरल मिडिल क्लास क्या होता है, दिया गया व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसका मतलब कि ये जो थे, इनके जो राष्ट्रवाद के जो विचार थे वो कैसे थे, आखिर ये जो विचार थे उसके मतलब क्या थे। तो ये कह रहा है, अब पहली चीज़ ये समझते हैं कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूट लिबर मीनिंग फ्रीडम। मतलब ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपका लैटिन वर्ड से बना है लिबर। क्या बना है? लिबर। और लिबर का मतलब क्या होता है? वो होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी। फॉर न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल इक्वल। अब इस क्लास का मतलब ये कहना था कि स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिले और साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, जो कानून है सबके लिए बराबर। फिर देखिए पॉलिटिकली द एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट। राजनीतिक तौर पर ये चाहते थे कि जो सरकार हो वो एक चुनावबद्ध तरीके से हो। ये नहीं कि जो राजा का जैसे था ना एरिस्टोक्रेसी जो चल रही थी, तो इन्होंने बताया कि ये ना हो कि जो राजा है तो राजा का बेटा ही राजा हो। अगर सरकार चलानी है तो प्रॉपर क्या हो, आपकी लोग चुनाव करें और चुनाव करने में एक सरकार का गठन करें। दूसरी चीज़ एंड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द क्लर्जिकल प्रिविलेज, जैसे था ना आपका जो आपके क्लर्जी जो पंडित लोग थे वो चीज़, और बोले कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है इसको ख़त्म की जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट द थ्रू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जो सरकार हो वो लोग वो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। लोग क्या करें, किसी एक का चुनाव करें, वो देश को रिप्रेजेंट करें, उस प्रकार की सरकार हो। साथ ही साथ 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो द स्ट्रेस द इनएबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखिए 19वीं शताब्दी में लिबरल ये चाहते थे, उनका कहना यह था कि कोई भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी तो जाहिर सी बात है वो एरिस्टोक्रेसी में आ जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी तो सबके पास बराबर हो, एक व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा ना हो। अब देखिए हमने जब ये चीज़ पढ़ा तो पढ़ने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी थी। वो कमियां हम जैसे क्या है कि लिबरलिज्म में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, उन कमियों को अब हम देखते हैं वो कमियां क्या थी। अब हम देखते हैं कि जैसे वहाँ पर क्या था, आपका नेशन स्टेट नहीं था। अब नेशन स्टेट का विचार किसका आया, वो आपका लिबरलिज्म जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके मन में आया। अब अगर नेशन स्टेट का विचार इनके मन में, तो यहाँ पर कुछ समस्याएं भी थी। समस्याएं क्या थी, ये कह रहा है टॉपिक है आपका प्रॉब्लम ऑफ लिबरलिज्म। यहाँ पर कुछ समस्याएं कैसे थी, वो क्या है। अब देखिए ओनली प्रॉपरली ओइंग मैन वाज अलाउड टू वोट। अगर इनमें कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ कमियाँ थी। कमियाँ क्या थी, मतलब हम ये कहते हैं लिबरलिज्म कुछ एक किस्म से खराब किस्म के लोग थे। वो क्या कह रहे थे कि जो वोट देने का जो राइट है, वो वोट देने का राइट उन्हीं को है जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है। तो ये बात तो गलत हो गई। अब देखिए उस समय जो शासन था किसका था, नेपोलियन का था। क्योंकि आपको मालूम है कि बुर्बन डायनेस्टी थी। बुर्बन डायनेस्टी जो आपका लुई 16 आया, लुई 16 के बाद आपका कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा कि ये जितनी भी चीज़ें थी इसको सफरीज कर दिया और रिड्यूस। उसने क्या करा
कि जो महिलाओं का जो योगदान था, कह रहा है कि रिड्यूस वुमेन टू स्टेटस माइनर, महिलाओं का जो स्टेटस था उसने एकदम डाउन कर दिया, उसने महिलाओं को इतना ऊपर नहीं उठने दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी कर दिया कि जो महिला हैं कि सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, जो उसकी जो अथॉरिटी मतलब जो पूरी पावर थी महिलाओं पर किसकी थी, या तो उसके हस्बैंड की थी या फिर अगर वो मैरिड नहीं है तो उसके पिता की थी, क्योंकि उसने महिलाओं के स्टेटस को पूरा डाउन कर दिया। लेकिन अब क्या होता है, स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या होता था कि उस समय में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर अगर हम व्यापार करते तो वहाँ पर टैक्स देना दिया, तो उसने भी उसको क्या करा, ट्रेड रिस्ट्रक्शन, उसको भी ख़त्म कर दिया। भाई क्या है, हम देखें नेशन स्टेट वो स्टेट होता है कि जहाँ की करेंसी एक हो, ठीक है। वहाँ पर क्या था, करेंसी अलग थी कि आपका हर स्टेट में जब कोई व्यक्ति आया तो करेंसी एक नहीं। जैसे हम अपने देश का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडिया जो कंट्री है वो एक नेशन स्टेट कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी क्या है, हम चाहे कहीं भी जाएं, अगर हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की करेंसी एक ही है, अलग करेंसी नहीं। लेकिन वहाँ पर करेंसी जो थी वो अलग अलग थी, हर स्टेट में अलग अलग करेंसी देनी पड़ी, तो उसने उस चीज़ को भी ख़त्म किया। साथ ही साथ लिबरलिज्म, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटेड आउट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड स्मॉल पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट। अब इसने क्या करा, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस मतलब वहाँ पर 39 स्टेट में डाइवर्ट कर दिया, फ्रांस में 39 स्टेट बना दिए। अब जब 39 स्टेट बने तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, ईच ऑफ दीज हैड देयर ऑन करेंसी एंड वेट मेजर। हर स्टेट की अपनी करेंसी थी, रुपया कहीं का था, दिनार कहीं का था, एक सपोज एग्जाम्पल, रुपया कहीं का था, दिनार कहीं का था, या रियाल कहीं का था, तो उसने हर स्टेट का, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी चीज़ क्या आ रही थी, एक तो वेट मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, वेट मेजरमेंट। अब वेट मेजरमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसको हम समझ लेते हैं। वेट मेजरमेंट में क्या था, एल ए टेक्सटाइल मटेरियल, एल ए मतलब ये होता है, ये आपका एक किस्म का कपड़े को नापने का मेजरमेंट है। वो क्या था, फ्रैंकफर्ट में 1 मीटर का कपड़ा जो होता था वो होता था 54.7 सेंटीमीटर। कि 1 मीटर का कपड़ा लिया, जैसे हमारा 1 मीटर कपड़ा लिया तो 100 सेंटीमीटर, लेकिन वहाँ पर क्या था, जैसे हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं देश का, आपने दिल्ली से खरीदा तो दिल्ली से भी आपने 1 मीटर कपड़ा खरीदा तो भी 100 सेंटीमीटर, बॉम्बे से खरीदा तो भी 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, फ्रैंकफर्ट में अगर उसने खरीदा 1 मीटर का 54.7 सेंटीमीटर, वहीं पर मेंज में खरीदा तो 55.1 सेंटीमीटर, देन न्यूरम्बर्ग में खरीदा तो 65.6 सेंटीमीटर। एक ये प्रॉब्लम थी स्टेट होने की वजह से, और ये जो प्रॉब्लम थी आपका 1833, लेकिन ये 1833 की बात हुई। अब 1834, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दे रहा है, हम्बर्ग एक जगह है, हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग अगर हमें कोई सामान लेके जाना है तो सामान ले जाने के लिए हमें क्या पता है, 11 कस्टम बैरियर्स और साथ ही साथ 5% कस्टम ड्यूटी। हम कस्टम बैरियर्स को एक किस्म से समझ सकते हैं टोल टैक्स। हमें 11 टोल प्लाजा को क्रॉस करके जाना पड़ता था और उसमें लगता था 5% कस्टम ड्यूटी। और जैसे जैसे कस्टम ड्यूटी आपकी लगती जाएगी वैसे वैसे आपका जो भी वस्तु होगी वो महंगी होती जाएगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी समय इन 1834 कस्टम यूनियन ने एक कस्टम यूनियन बना, उसका नाम था जॉल्वरिन। कस्टम यूनियन क्या था, जॉल्वरिन वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव एट द प्रूसिया, नॉट इज द पर्सिया, प्रूसिया एंड द ज्वाइंट बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन। प्रूसिया ने ये आपका बनाया क्या था, जॉल्वरिन। और जॉल्वरिन जब ये बना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, जॉल्वरिन जब ये बना और इसमें ज़्यादा और बहुत से जो लोग थे जर्मन स्टेट इसको ज्वाइन किया, जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया। साथ ही साथ यूनियन एवलाइज द टैरिफ बैरियर्स एंड द रिड्यूस द करेंसी फ्रॉम द 30 to 2। अब यहाँ पर जो आपका था उसको भी इन्होंने ख़त्म करा, जो टैरिफ बैरियर्स था उसको ख़त्म किया। साथ ही साथ द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ
ऑफ रेलवे स्टिमुलेटेड मोबाइलिटी ऑफ गुड्स। इसने क्या करा, जो आपके लिबरल जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने रेलवे को भी ज़्यादा, रेलवे जो नेटवर्क था उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया ताकि हम आसानी से ट्रेड को कर सकें। तो यहाँ पर जो नेशनल स्टेट का जो विचार आया वो हमारा मिडिल क्लास, जिसको हम कहते हैं लिबरलिज्म, उनके मन में आया। वहाँ पर कुछ कमियाँ थी और कुछ अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन ये उस समय जाकर ये वहाँ पर बन गया, जिसकी वजह से क्या था, करेंसी भी और वेट मेजरमेंट जाके बैलेंस हुआ। इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक था आपका, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है आपका आ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 15। चलिए न्यू टॉपिक देखते हैं, आ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। मतलब इस ये जो है कि आपका कंजर्वेटिव होता क्या है, पहले से हम ये समझते हैं। ये चीज़, इसका मतलब ये है, कंजर्वेटिव का मतलब है अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड द कस्टम एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू द क्विक चेंज। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि अगर वो कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो वो चेंजेस को धीरे धीरे चाहते हैं, तुरंत चेंज नहीं चाहते। इसको हम हिंदी में ये कह सकते हैं जस्ट लाइक आपका रूढ़िवाद, पुरानी सोच वाले। जैसे एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि आज के समय में आपका एंड्रॉयड मोबाइल चल रहा है, टच। अगर आप अपने परिवार में दादी को या अपने बाबा को पुराना आज के मोबाइल का फ़ोन देते हैं तो वो यूज़ नहीं करेंगे। वो क्या मांगेंगे कि हमें कीपैड वाला मोबाइल दो, क्योंकि क्या है, उनकी सोच पुरानी है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये इनका जो सोच थी कि पुराने कि आपका जो पहले क्या था, ब्रोवो लुइस 16 था राजा, तो वो लोग ये चाहते थे कि राजाओं का ही राज चले। उनकी सोच ये थी कि नया कुछ भी ना होने पाए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दिया गया अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 कि 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव का मतलब बोल सकते हैं हम रूढ़िवादी, कह रहा है 1815 के बाद रूढ़िवादी। इन 1850 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर। अब देखिए बॉर्बो डायनेस्टी के बाद लुइस 16 के बाद क्या आया, नेपोलियन बोनापार्ट। 1789 तक आपका लुइस 16 था और 1799 में आपका आया नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट को इन लोग ने आपके मतलब कि 4 कंट्रीज थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। इसको याद करने का एक तरीका और भी है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्रैब। कैसे? प्रैब। अब प्रैब का मतलब प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो ये चारों कंट्री ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। जो कि युद्ध क्या था, उस युद्ध का क्या नाम था, वाटरलू युद्ध था। और उस युद्ध में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हारा। अब जब ये युद्ध हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट हारा, तो हारने के बाद ये जो आपके चारों कंट्री थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों कंट्री एक जगह जाके मिली और उस जगह का नाम क्या था, वियना में जाकर ये लोग की मुलाकात। अब देखिए जब ये चारों कंट्री वियना में मिली और वियना का मतलब जाहिर सी बात है कि किसी न किसी ने इस युद्ध को लीड किया है। तो हॉस्टेड जो था, हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। क्वेश्चन है ये, ड्यूक मैटरनिक ये चांसलर था। साथ ही साथ द डेलीगेट ड्रा द ट्रीटी ऑफ द वियना। अब 1815 में एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वियना की संधि हुई, with the object of undoing most of the changes that had come about the Europe during the Napoleon War। इनका जो मिलने का सबसे बड़ा मोटो, सबसे बड़ा जो युद्ध था, सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो भी बनाए गए रूल्स हैं, जो भी चेंजेस किए गए, उसको बदला जाए, उसको हटाया जाए। साथ ही साथ बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, दोबारा से लाया जाए।
फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड टू द एनेक्टेड अंडर नेपोलियन। फ्रांस के टाइम में जो भी नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में हुआ उसको दोबारा से लेके आया जाए। साथ ही साथ अब देखिए, अ सीरीज ऑफ स्टेट वे आर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू द प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन। जो उसने बाउंड्रीज की थी नेपोलियन बोनापार्ट, उसको भी सेट किया जाए। अब देखिए, अब जब ये चारों कंट्री आपस में लड़ी, चारों कंट्री ने आपस में मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई। तो वियना के बाद अब इनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो चाहने के बाद प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज वेस्टर्न फ्रंटियर्स। अब इसको जो प्रूशिया को मिला, प्रूशिया को क्या मिला? प्रूशिया को मिला न्यू टेरिटरीज स्टेट, वेस्टर्न फ्रंटियर्स एंड सेनाक्सिनी, ये मिला प्रूशिया को। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को क्या मिला? ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन कंट्रोल टू द नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल किस पे था? इटली पर, इटली मिला। और साथ ही रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड। रशिया को क्या मिला? पोलैंड, पार्ट ऑफ पोलैंड मिला। अब देखिए, अब यहां पर बात आ रही है कि लड़े तो आपके चार कंट्री, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तीनों ने कुछ ना कुछ लिया, रशिया ने भी लिया, प्रूशिया ने लिया, ऑस्ट्रिया ने, लेकिन ब्रिटेन ने कुछ नहीं लिया। नहीं लिया, ब्रिटेन बोला ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को हटाने के लिए उसने ये सब मिलकर किया। अब देखिए, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप द नेपोलियन वार लेफ्ट अनटच्ड। जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 स्टेट जो बनाए थे, उन्होंने कहा इसको हम टच नहीं करेंगे। ये जो आपके 39 स्टेट हैं इसको हम वैसे का वैसा ही रखेंगे। कंजर्वेटिव्स रिगेम सेटअप इन 1850 वेयर ऑटोक्रेट। अब देखिए, कंजर्वेटिव जो रूढ़िवाद थे वो आपके खुश कि पुराने कि दोबारा से ऑटोक्रेटिक आ गई। नो टॉलरेट द क्रिटिसिज्म, आप किसी प्रकार को ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। अब साथ ही साथ क्या था, और साथ ही साथ कांट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि आप सरकार से कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि सरकार कौन सी? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई सवाल ही नहीं कर सकता, तो वो भी चीज़ थी। फिर द सेंसरशिप लॉ वेयर द इम्पोज्ड, सेंसरशिप लागू किया कि अगर आप कोई भी बात सरकार के प्रति करोगे तो आपके गर्दन काट दी जाएगी। साथ ही साथ वन ऑफ द मेजर इशू, अब यहाँ पर एक चीज़ बात है, जो लिबरल थे, लिबरल नेशनलिज्म जो थे वो इस चीज़ से नाखुश थे। उन्होंने ये बोला कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड दे स्टार्ट टू द रिवोल्यूशन, कि आप प्रेस को भी स्वतंत्र छोड़ें। जो कोई भी प्रेस है, जैसे यहाँ पर बात करें आप सरकार के प्रति कुछ भी नहीं लिख सकते, तो बोले कि आप प्रेस को भी स्वतंत्र छोड़ें। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या करा उन्होंने? स्टार्ट रेवोल्यूशन, एक क्रांति की शुरुआत की, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी की किस प्रकार की क्रांति, इसको हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे बड़ा मुद्दा था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कि वो जो प्रेस था, प्रेस को वो एकदम फ्रीडम मतलब स्वतंत्र चाहते थे। इस चीज़ को लेकर वहाँ पर एक क्रांति हुई, और वो जो क्रांति हुई, क्योंकि ये टॉपिक ही आपका दिया था रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। जो क्रांति हुई वो कैसे हुई, इस चीज़ को हम समझते हैं। इसमें बोला गया सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन द मैनी यूरोपियन स्टेट ऑफ द ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड द सब स्प्रेड देयर द सोसाइटी। अब वहाँ पर क्या था कि एक आपका गुप्त संगठन बना, क्या था? गुप्त संगठन बना, और जो कि आपके यूरोप के कई स्टेट में बहुत तेजी से फैला, और तेजी के फैलने के साथ टू बी रिवोल्यूशनरी एट द टाइम मीट ऑफ द कमिटमेंट और अपोज मोनार्किकल। देखिए यहाँ पर क्या था कि इस क्रांति का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, इस क्रांति का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो मोनार्किकल सिस्टम है उसको अपोज करो, और साथ ही साथ फॉर्म दैट हैड बीन द एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड फाइट टू द, जो वियना कांग्रेस जो आपका हुआ था उसमें इस चीज़ को बोला गया कि आपकी जो लड़ाई होगी लिबर्टी, फाइट फॉर द लिबर्टी, फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसके लिए आपकी फाइट होगी। अब यहाँ पर जो सीक्रेट सोसाइटी था, गुप्त संगठन, उसमें एक व्यक्ति था गॉसिपे मैजेनी। गॉसिपे मैजेनी, इसका जन्म जेनोआ में 1807 में हुआ,
और 1807 में होने के बाद ये क्या था, ये मेंबर था एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, उसका नाम था कार्बोनारी। कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी का ये मेंबर था और इसकी जब उम्र आपकी 24 साल की थी, द यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू द एग्जाइल इन 1834 फॉर द अटेम्प्टेड रिवोल्यूशन इन द लिगुरिया। लिगोरिया की एक क्रांति में जब इसने 24 साल की उम्र में इसको जब इसने पार्टिसिपेट किया तो 1831 में इसको निकाल दिया गया और तब इसने दो आपके फ्रॉम द टू अंडरग्राउंड सोसाइटी, उसने दो अंडरग्राउंड का मतलब सोसाइटी ऐसा था, अंडरग्राउंड ऐसा होता है, अंडरग्राउंड का मतलब हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो अंडरग्राउंड हो गया कि हम उसको खोज नहीं सकते वो है कहाँ, जिसका कोई पता ना चले, जो एकदम से टोटल पूर्णतः गुप्त हो, टोटली गुप्त हो। तो यहाँ पर दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, यंग लिटली इन मर्साइल्स, मर्साइल्स उसने यंग इटली के नाम से बनाया और यंग यूरोप इन वर्ने, इसने दो सोसाइटी बनाई इस क्रांति के लिए। अब यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था, वो ये कहता था कि इसके जो सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन, जितने भी यहाँ पे जो आपके यंग थे सबके एक समान विचार थे, ठीक है। अब जो आपका गोसेपे मिज़ैनी जो था उसका कहने मतलब ये था, नेशन स्टेट की बात हो रही थी तो उसका कहने मतलब ये था कि जो इटली है ये टुकड़े में बात ना करे, मतलब टुकड़े टुकड़े में नहीं बटा होना चाहिए, ये एक संगठन होना चाहिए। उसने इस प्रकार से बात की गोसेपे में। अब देखिए गोसेपे मैजिनी की बात हो तो यहीं पर एक था मैटरनिक। गोसेपे मैजिनी ने जब ये चीज़ बोला कि आपका इटली टुकड़े टुकड़े में ना होकर एक संगठन होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा एक राज्य कहलाएगा, देश कहलाएगा। लेकिन गोसेप जो आपका मैटरनिक था, मैटरनिक ने क्या कहा, मैटरनिक कहा कि ये जो व्यक्ति है, कौन, गोसेपे मैजिनी, ये जो व्यक्ति है वो समाज के लिए एक सबसे बड़ा, समाज के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये मैटरनिक ने बोला, किसके लिए, मैजिनी के लिए, क्योंकि मैजिनी जो काम कर रहा था वो इटली को एकजुट एक साथ लेके काम कर रहा था। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका लंबा था, लंबा नहीं काफ़ी लंबा था, द मेकिंग ऑफ नेशन इन यूरोप। ये टॉपिक आज कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रह रहा है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1813 टू 1848। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।